जय हिंद। आज हम लोग अपनी साइंस की बुक के पार्ट 2 को देखेंगे। क्लास 5 की साइंस की बुक के चैप्टर 12 के पार्ट 2 को देखने की कोशिश करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने सेल फॉर्मेशन तक कवर कर लिया था। आज हम लोग सेल प्रोफाइल से स्टार्ट करेंगे। सेल प्रोफाइल को हिंदी में हम लोग मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। सेल मीन्स मृदा, प्रोफाइल को हिंदी में हम लोग परिच्छेदिका कहते हैं। तो सेल प्रोफाइल मीन्स मृदा परिच्छेदिका। आपको समझ में नहीं आ रही होगी हिंदी तो कोई बात नहीं, आप समझिए। सेल प्रोफाइल मीन्स मिट्टी कितने स्तरों से मिलकर बनी होती है, कितने लेयर्स, कितने परतों से मिलकर बनी होती है मिट्टी, उसको हम लोग सेल प्रोफाइल कहते हैं। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर OABC 4 लेयर्स हैं। मिट्टी 4 लेयर्स से मिलकर बनी है, 4 सेक्शंस भागों से मिलकर बनी है, जिन्हें हम लोग सेल प्रोफाइल कहते हैं। तो आप कह सकते हैं द सेक्शंस ऑफ सेल इज नोन एज सेल प्रोफाइल एंड दिस सेक्शंस आर OABC। सेल इज मेड अप ऑफ मैनी लेयर्स। मिट्टी कई परतों से मिलकर बनी होती है। लेयर्स मीन्स परतें या भाग। दिस सेट ऑफ लेयर्स ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल प्रोफाइल। और इस समूह को, इन परतों के समूह को हम लोग सेल प्रोफाइल कहते हैं, मीन्स मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। सेट ऑफ लेयर्स मीन्स जितने परतों से मिलकर बना है उन सभी परतों के समूह को हम लोग सेल प्रोफाइल कहते हैं। मीन्स OABC के सेट को हम लोग सेल प्रोफाइल कहते हैं। सेल प्रोफाइल कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स नोन एज हॉरिजन्स। सेल प्रोफाइल में 4 लेयर्स होती हैं। आप देख सकते हैं चित्र में OABC, जिन्हें हम लोग हॉरिजन्स कहते हैं। हॉरिजन्स को हिंदी में हम लोग संस्तर कहते हैं। संस्तर मीन्स लेयर्स मीन्स परतें, एक के नीचे एक परतों को हम लोग संस्टर्स कहते हैं। दीज आर हॉरिजन OAB एंड C। इन हॉरिजन, इन संस्टर्स को हम लोग OABC कहते हैं, मतलब OABC से रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। सबसे पहले हॉरिजन O टॉपमोस्ट लेयर आता है। हॉरिजन O मीन्स संस्टर O, जिसको कि हम लोग टॉपमोस्ट लेयर भी कहते हैं। टॉपमोस्ट लेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सबसे ऊपरी लेयर होती है। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, O सबसे पहला, सबसे ऊपरी लेयर है। तो सबसे ऊपर वाली चीज़ को हम लोग टॉप मोस्ट कहते हैं। तो ये लेयर सबसे ऊपर है, इसलिए इसको हम लोग टॉप मोस्ट लेयर कहते हैं। The topmost layer of the soil is made up of organic material such as dead plants and animals known as humus. मिट्टी की सबसे ऊपरी परत ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि डेड प्लांट्स, मरे हुए पेड़ पौधों के भागों से, और जीव जंतुओं के सड़े गले अंशों से। जब जानवर या पेड़ पौधे मर जाते हैं तो वो सड़ने लगते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं, तो उन सभी पार्ट्स को हम लोग ऑर्गेनिक मटेरियल्स में काउंट करते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल्स मतलब जैविक पदार्थ हो जाते हैं वे सभी, और वे सभी अंत में, मतलब जब बैक्टीरिया उन पर वर्क करने लगता है, उनको ईट करने लगता है, तो वो अंत में जाके ह्यूमस मतलब मिट्टी में मिल जाते हैं और ह्यूमस बन जाते हैं। तो इस तरीके से वे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स प्रोवाइड करने के लायक हो जाते हैं, जिससे कि प्लांट सर्वाइव, मतलब प्लांट्स को वृद्धि करने में सहायता मिलती है। और प्लांट्स को जितनी ज़रूरी होती हैं जो भी पोषक तत्व, तो वे प्लांट्स इन ह्यूमस से प्राप्त कर लेते हैं, जो कि ह्यूमस आपका डेड प्लांट्स और एनिमल से बनता है। नेक्स्ट आपका हॉरिजन A है, जिसको कि हम लोग टॉप सॉइल भी कहते हैं। टॉप सॉइल मीन्स होता है आपका ऊपरी मिट्टी। टॉप मोस्ट मीन्स सबसे ऊपरी, उसके नीचे जो आती है मिट्टी उसको हम लोग ऊपरी मिट्टी कहते हैं, जिसको कि हम लोग टॉप सॉइल कहते हैं, जिसको हम लोग हॉरिजन A संस्तर A भी कहते हैं। द टॉप सॉइल इज वेयर मोस्ट ऑफ द रूट्स ऑफ प्लांट्स आर फाउंड। टॉप सॉइल वो जगह होती है मिट्टी के परतों में, सेल प्रोफाइल में, जहाँ पर अधिकतर पेड़ पौधों की जड़ें आपको दिखाई देती हैं, मतलब वहाँ तक जड़ें जाती हैं अधिकतर। इट इज़ मेड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड मिनरल। टॉप मोस्ट लेयर में आपको ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा मिलेंगे, मिनरल्स थोड़े कम मिलेंगे। टॉप सॉइल में आपको ऑर्गेनिक मटेरियल थोड़े कम हो जाते हैं, मिनरल्स ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर मिक्सचर मिलता है ऑर्गेनिक मटेरियल और मिनरल्स का टॉप सॉइल में।
दिस लेयर ऑफ सॉइल इज ऑफन डार्क इन कलर ड्यू टू इट्स कंपोजिशन। और यहाँ पर मिनरल्स की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स कम होते हैं, इस वजह से यहाँ के लेयर थोड़ी ज़्यादा गाढ़े रंग की हो जाती है अपने टॉप मोस्ट लेयर की अपेक्षा। मतलब टॉप मोस्ट लेयर उतनी गाढ़ी नहीं दिखती आपको जितनी कि आपको नीचे वाली, उससे नीचे वाली लेयर जो कि टॉप सॉइल की लेयर होती है, जिसको हम लोग हॉरिजन ए भी कहते हैं, वो दिखाई देती है। पेड़ पौधों के जड़ें हॉरिजन ओ, हॉरिजन ए में आपको अधिकतर देखने को मिलेंगे। बहुत कम पेड़ पौधे होते हैं जिनकी जड़ें हॉरिजन बी तक पहुँच पाती हैं। नगेट, नगेट मीन्स होता है कोई फैक्ट या कोई जानकारी, इंटरेस्टिंग। We need approximately 1 acre of land for each person in the world to supply them with the food they need to be healthy। यहाँ पर आपकी स्पेलिंग गलत है, इसको आप लिख लेंगे ACRE। एकड़ एरिया की यूनिट होती है। जैसे आप एरिया निकालते हैं तो मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालते हैं, तो ये एक बिग यूनिट है एरिया निकालने की। तो 1 एकड़ में आपका नियरली 4466 पॉइंट समथिंग मीटर स्क्वायर का स्पेस आता है। तो इतनी ज़्यादा एरिया चाहिए होती है हम लोगों को, अगर हम लोगों को पूरे दुनिया में जितने लोग हैं सभी लोगों को हेल्दी मतलब स्वास्थ्यवर्धक भोजन करवाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए इतने ज़मीन की आवश्यकता होगी। तो आप समझ सकते हैं कितने ज़्यादा ज़मीन की आवश्यकता होगी, और यह बहुत अधिक मात्रा है। इसलिए लोगों को चाहिए कि वे पॉपुलेशन को कम करें और पृथ्वी पर भार को कम करें, और पृथ्वी के रिसोर्सेज को बहुत ही ज़्यादा वाइसली, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से और ध्यान से यूज करें, उनको वेस्ट ना करें, ताकि सभी लोगों के लिए उपलब्ध हो सके संसाधन। हॉरिजन बी, हॉरिजन बी जिसको कि हम लोग सब सॉइल कहते हैं। सब सॉइल मीन्स होता है आपका भूमि के नीचे का मिट्टी का भाग। सबसे ऊपरी मिट्टी थी, उसके बाद आपकी मिट्टी थी जिसको कि हम लोगों ने ऊपरी मिट्टी कहा, टॉप सॉइल। और टॉप मोस्ट लेयर मतलब सबसे ऊपरी परत, उसके नीचे वाले परत को हम लोगों ने टॉप सॉइल ऊपरी मिट्टी कहा। उसके बाद आपका सब सॉइल आता है। सब सॉइल मीन्स ऊपरी मिट्टी के नीचे वाली परत को हम लोग सब सॉइल कहते हैं, जिसको कि हम लोग हॉरिजन बी, संस्टर बी भी कहते हैं। इट इज द लेयर ऑफ द सॉइल बिलो द टॉप सॉइल। मैंने आपको बता दिया कि ये टॉप सॉइल के नीचे वाली लेयर होती है। इट कंटेन्स बिगर पीसेज ऑफ रॉक देन द अबव लेयर। और इस लेयर में, इस परत में, इसके ऊपर वाली परत की अपेक्षा बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े पाए जाते हैं। हेयर प्लांट्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स आर नॉट फाउंड मच। और यहाँ पर प्लांट्स मतलब पेड़ पौधों के जड़ें या उनके अवशेष मतलब उनके जो भी वेस्ट रहते हैं, डेड पार्ट्स रहते हैं वे, और ऑर्गेनिक मटेरियल्स मतलब जैविक पदार्थ यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर पेड़ पौधों के विकास की वृद्धि के लिए कोई भी स्थान नहीं होता, बहुत कम मतलब होता है। इट इज़ मोस्टली क्ले एंड मिनरल्स। और यहाँ पर मुख्यतः क्ले होती है। क्ले मैंने आपको बताया था वह मिट्टी होती है जो कि चिकनी मिट्टी कहलाती है या बारीक कणों वाली मिट्टी। जब आप उस पर पानी डालते हैं तो वो गांठ के जैसा बन जाता है, तो ये बड़े बड़े गांठ बना लेते हैं। बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर पाए जाते हैं। और यहाँ पर मिनरल्स होते हैं, जैसे आप गहराई में जाएंगे भूमि में, आपको मिनरल्स की संख्या बढ़ती जाएगी। जैसे कि आयरन, कैल्शियम कार्बोनेट आर फाउंड हियर। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला CaCO3 होता है, जिसको कि आप खलिया बोलते हैं, चूना पत्थर भी आप कह सकते हैं। आयरन आपको पता ही है लोहा होता है, आयरन का फार्मूला Fe होता है। हॉरिजन सी को हम लोग बेड रॉक भी कहते हैं। बेड रॉक मीन्स आधार मूल। अगर आपके घर कोई भी बिल्डिंग बनती है या आपके पड़ोस में कोई भी बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग को बनाने से पहले बिल्डिंग की बेस आधार तैयार की जाती है, जिस पे कि बिल्डिंग टिकी होती है कि भूकंप आए या ज़मीन में कोई भी अगर हलचल हो तो वो बिल्डिंग को संभाल के रखे। इसलिए बेस बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ के लिए। तो यहाँ पर हॉरिजन सी जिसको कि हम लोग बेड रॉक कहते हैं। बेड रॉक मीन्स मूल आधार, इसको हम लोग संस्टर सी भी कहते हैं।
द बेडरॉक इज द लेयर ऑफ द सॉइल वेयर रॉक इज फाउंड। बेडरॉक उसे कहते हैं, उस परत को कहते हैं जहाँ पर बस पत्थर ही पत्थर मिलते हैं। जो ऑर्गेनिक मटेरियल इज वेरी लिटिल हियर, और यहाँ पर ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत ही कम हो जाते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल मीन डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्योंकि वो सभी ऊपरी मिट्टी के परतों में रह जाते हैं तो यहाँ तक आ नहीं पाते हुए, इसलिए यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में आते हैं, जो घिर जाते हैं, रिस जाते हैं पत्थरों से होते हुए, हॉरिजन बी से होते हुए वही यहाँ पर पहुँच पाते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मीन्स हम लोग इसको हिंदी में कहते हैं मृदा अपरदन। मिट्टी के कटाव को हम लोग सॉइल इरोजन कहते हैं, इसको हिंदी में हम लोग मृदा अपरदन कहते हैं। मतलब मिट्टी के कटाव को ही हम लोग सॉइल इरोजन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कैरिंग away of the top fertile layer of soil from one place to another by water, wind or other factors is called soil erosion। मिट्टी के सबसे ऊपरी उपजाऊ परत को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की प्रक्रिया को ही हम लोग मिट्टी का कटाव कहते हैं, मतलब मृदा अपरदन कहते हैं, जो कि पानी के द्वारा, जल के द्वारा होता है, वायु हवा के द्वारा होता है, और भी जो भी फैक्टर्स कारण होते हैं, कारक होते हैं, उनके द्वारा ये सभी क्रियाएं संभव होती हैं, की जाती हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन। आइए जानते हैं कुछ कारकों के बारे में जो कि मृदा अपरदन में अपनी भूमिका निभाते हैं। स्क्रैच योर ब्रेन मीन्स दिमाग लगाइए। सॉइल इरोजन इज ग्रेटेस्ट इन डेजर्ट्स वाई। आपसे कह रहा है कि रेगिस्तानों में मृदा अपरदन सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन क्यों होती है आपको बताना है। तो आपने रेगिस्तान में देखा होगा, रेगिस्तान के में बालू रहती है जिसको कि हम लोग रेतीली मिट्टी भी कहते हैं। उसके कण हमेशा छोटे छोटे भाग में रहते हैं, एक दूसरे से मजबूती के साथ जुड़े नहीं होते। अगर आप एक मुट्ठी में बालू को लेंगे तो वो छोटे छोटे कणों में बिखर जाता है। तो मिट्टी के कण बहुत ही ज़्यादा मतलब ढीले होते हैं, आपस में मजबूती से जुड़े नहीं होते। दिन में रेगिस्तान में आपको बालू के कण देखने को मिलेंगे, तपते रहते हैं। रात में वहाँ पे बहुत ठंड हो जाती है और धूल भरी आंधियाँ चलने लगती हैं, और वहाँ पे आंधियों की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। और मिट्टी के कण मीन्स बालू के कण आपस में जुड़े नहीं होते, बहुत ढीले होते हैं। इस वजह से वहाँ पर बालू के कण एक जगह से दूसरे जगह बहुत ज़्यादा मात्रा में उड़कर चले जाते हैं। इसलिए रेगिस्तानों में मिट्टी का कटाव मतलब सॉइल इरोजन सबसे ज़्यादा होता है। एजेंट्स ऑफ सॉइल इरोजन। एजेंट्स मीन्स होते हैं कारक। मिट्टी के कटाव के क्या क्या कारण हैं, कौन कौन से कारक हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। नेचुरल एजेंट्स, प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारण है, पहला आप देखेंगे वाटर मतलब जल। रनिंग वाटर बॉडीज एंड रेन वाटर कॉज सॉइल इरोजन। बहता हुआ पानी, और रनिंग वाटर बॉडीज मीन्स बहता हुआ पानी, बहते हुए पानी का स्रोत, और रेन वाटर वर्षा का जल मिट्टी कटाव को बढ़ावा देते हैं, मतलब मिट्टी कटाव के लिए जिम्मेदार होते हैं। When it rains, the running water carries away topsoil with it। जब बरसात होती है तो बरसात का पानी, या जब नदी में बाढ़ आती है तो नदी का पानी उफान पे आ जाता है और अपने बांधों से आगे बढ़ते हुए मिट्टी को काटकर अपने साथ ले जाने लगता है। मिट्टी के ऊपरी परत को काटकर अपने साथ बहाकर लेके जाने लगता है। इससे वहाँ की मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता होती है वो बहुत कम हो जाती है, और इससे सॉइल इरोजन होता है, मतलब मिट्टी का कटाव होता है, जिसको कि हम लोग मृदा अपरदन भी कहते हैं। और इसका सबसे बुरा प्रभाव पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है, जहाँ पर पहाड़ से जब वर्षा होती है या बाढ़ के समय नदियाँ बहुत ही तीव्र गति से पहाड़ों से ऊपर से नीचे आती हैं, जिससे कि वहाँ के पत्थर के कण ढीले हो जाते हैं और बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े सड़कों पर या लोगों के बस्ती में गिरने लगते हैं, जिससे कि बहुत बुरा प्रभाव होता है जनजीवन पर। सॉइल रिजल्ट्स इन वॉशिंग अवे ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल मेकिंग द लैंड बैलेंस। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उपजाऊ मिट्टी को
जब बरसात होती है या बाढ़ के पानी अपने साथ बहा कर लेकर चली जाती है, इससे वहाँ की जो भूमि रहती है उपजाऊ वो भी बंजर हो जाती है। मूविंग वाटर लाइक अ रिवर फ्लोइंग डाउन अ हिल आल्सो washes away a lot of nutrients, topsoil and mud along it। बहता हुआ पानी भी, मूविंग वाटर मीन्स बहता हुआ पानी भी अपने साथ पहाड़ों से होते हुए ढेर सारे पोषक तत्वों को बहाकर लेके चला जाता है ऊपरी परत से मिट्टी के, और वो जब बहाकर लेकर जाता है तो आपने देखा होगा पानी मटमैले रंग का हो जाता है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि मिट्टी के ऊपरी सतह के सभी कण पानी में घुल जाते हैं और उसमें पोषक तत्व भी रहते हैं। सभी पोषक तत्वों को मिट्टी अपने साथ बहाकर लेकर जाने लगती है। इस वजह से जहाँ की मिट्टी उपजाऊ रहती है वहाँ की मिट्टी बाढ़ आने के बाद थोड़ी बंजर हो जाती है। उसको उपजाऊ बनाने के लिए आपको खाद की ज़रूरत होती है। फन एक्टिविटी मीन्स मज़ेदार गतिविधि मतलब क्रियाकलाप। टू ऑब्जर्व इरोजन बाय वाटर, आपको देखना है कि पानी से इरोजन कैसे होता है, पानी से कटाव कैसे होता है। तो इसके लिए आप एक ट्रे लेंगे, एक ट्रे में आप थोड़ी सी मिट्टी लेंगे और उस सूखी मिट्टी, उसके बाद आप ऊपर से मग से पानी डालेंगे तो आप देखेंगे कि पानी में मिट्टी के कण घोल जा रहे हैं और वो बहकर ट्रे से बाहर नीचे की ओर आने लगे हैं। तो ये आपका पहाड़ी क्षेत्र के जैसा दिखा रहा है क्योंकि पहाड़ आपका कुछ इस प्रकार का होता है, ऊपर से नीचे आता है। आप ट्रे को सीधा भी रखेंगे, अगर उसमें आप मिट्टी के कण लेंगे तो भी मिट्टी के कण बहकर आगे बढ़ने लगेंगे। तो वो ज़मीन पर आपको मैदानों में दिखाता है कि मैदानों में कटाव कैसे होता है। Wind. In nature, strong winds blow the topsoil from one place to another, thus causing soil erosion. This happens more often when land is not covered with grass or plants. वायु, जब बहुत तीव्र गति से वायु चलती है, बहुत तेज गति चाल से चलती है वायु, तो वायु अपने साथ एक जगह से दूसरे जगह मिट्टी के कणों को अपने साथ उड़ा कर लेके चली जाती है। और यह अधिकतर वहीं पर होता है जहाँ पर मिट्टी घास फूस से ढकी नहीं होती, पेड़ पौधे जहाँ पर नहीं होते जिस भूमि पर, वहाँ पर ज़्यादा आपको देखने को मिलता है कि धूल के कण, जब तेज गति से वायु चलती है तो चारों तरफ धूल के कण उड़ने लगते हैं और इसी को हम लोग सोइल इरोजन कहते हैं। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं ये सभी धूल के कण मिट्टी से ही निकलकर वायु में मिल गए हैं और तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं, तो इससे सोइल इरोजन हो रहा है। मीन्स मिट्टी के इतने कण उड़कर दूसरे जगह जा रहे हैं। तो इस सभी को हम लोग सोइल इरोजन के एजेंट्स मानते हैं, जो कि ये सभी नेचुरल एजेंट्स हैं। फन एक्टिविटी, फन एक्टिविटी मीन्स यहाँ पर आपको मज़ेदार क्रियाकलाप है। तो ऑब्जर्व इरोजन बाय विंड, यहाँ पर आपको हवा से देखना है कि कैसे कटाव होता है मिट्टी का। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक ट्रे में आप सूखी मिट्टी लेंगे और उसके बाद आप फैन चला देंगे, टेबल फैन, तो आप देखेंगे कि मिट्टी के कण फैन के एयर से उड़कर जाने लगे हैं। तो इससे पता चलता है कि विंड के द्वारा भी हम लोग सोइल इरोजन को देख सकते हैं, मतलब विंड से भी सोइल इरोजन होता है। उसके बाद नेचुरल फोर्सेस के बाद हम लोग देखते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज, जो एजेंट्स हैं सोइल इरोजन के लिए। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन मीन्स वनों की कटाई को हम लोग डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। मतलब इंसान अपनी ज़रूरत के लिए जंगलों को काट कर साफ करते जा रहा है, उसको हम लोग डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन इज द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन लार्ज नंबर्स, मीन्स अधिक संख्या में पेड़ पौधों को काट देना ही डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। डिफॉरेस्टेशन इज द मेजर कॉज ऑफ सोइल इरोजन, डिफॉरेस्टेशन सबसे मुख्य वजह है मिट्टी के कटाव के लिए, मृदा अपरदन के लिए, क्योंकि पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी के कणों को पकड़ कर रखती हैं आपस में मजबूती के साथ एक दूसरे को। तो इस वजह से जब बरसात होती है तो मिट्टी के कण और जड़ एक दूसरे को मजबूती के साथ पकड़ते हैं, तो इस वजह से मिट्टी के कण उतने ज़्यादा नहीं निकलते, उतने ज़्यादा कटाव नहीं होता जितना कि अगर पेड़ पौधे ना हों। तो जब इंसान पेड़ पौधे जंगलों को काट देते हैं तो मिट्टी के कण ढीले हो जाते हैं क्योंकि जड़ें आपस में पकड़ नहीं पाती मजबूती के साथ। इस वजह से जब बरसात होती है तो मिट्टी के कण सभी हल्के होकर और पानी के साथ बहकर निकल जाते हैं। इससे मृदा अपरदन बहुत ज़्यादा होता है, मीन्स सोइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है। Forests are cut down to provide land for settling up of industries.
कंस्ट्रक्टिंग डैम्स एंड हाउसेज etc। जंगलों को काट दिया जा रहा है क्योंकि लोगों के रहने के लिए बस्तियां बनानी हैं, उद्योग लगाने हैं, कारखाने लगाने हैं, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं, लोगों के लिए सोसाइटी घर बनाए जा रहे हैं। इस वजह से जंगल को काटा जा रहा है जिससे कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। इंसानों की बढ़ती जनसंख्या की वजह से ये सभी हो रहा है। जंगलों को काटने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रहा है जो कि हम मनुष्यों के लिए बहुत खतरनाक है। The roots of trees and plants hold the soil particles firmly। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पेड़ पौधों की जड़ मिट्टी के कणों को बहुत मजबूती के साथ पकड़ कर रखते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स, और पेड़ पौधे जब नहीं होंगे तो उसके कण बहुत ढीले हो जाएंगे, मजबूती के साथ एक दूसरे को पकड़ नहीं पाएंगे, और जब बरसात होगी तो वो पानी की तरफ बहकर निकल जाएंगे, तो इससे सॉइल इरोजन होगा। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। दूसरा जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ में आता है वो है ओवरग्रेजिंग बाई कैटल। ओवरग्रेजिंग बाई कैटल मीन्स मवेशियों के द्वारा अधिक मात्रा में किसी जगह को चरा देना। मतलब जब लोग अपने जानवरों को, मुख्यतः भेड़ बकरियों गाय भैंसों को एक जगह पर एक ही भूमि पर हमेशा चराने के लिए छोड़ देते हैं तो गाय भैंस अधिक संख्या में होते हैं तो वे सभी घास फूस को खा डालते हैं, और जब घास फूस खा डालते हैं लगातार एक ही जगह पे वो साल दर साल अपने मवेशियों को छोड़ देते हैं खाने के लिए, चरने के लिए, तो वहाँ पर घास उगना बंद कर देती हैं। इस वजह से घास की जड़ें जब उगना बंद कर देती हैं तो घास की जड़ें मिट्टी में नहीं रहती हैं, और इस वजह से मिट्टी के कण ढीले हो जाते हैं, और जब बरसात होती है तो मिट्टी के कण बहुत ही आसानी से ढीले रहते ही हैं, आसानी से पानी में मिलकर बहकर चले जाते हैं, जिससे कि सॉइल इरोजन होता है। सॉइल कंजर्वेशन मीन्स हम लोग मिट्टी की सुरक्षा, मिट्टी का बचाव कैसे कर सकते हैं, मिट्टी संरक्षण कैसे कर सकते हैं, मृदा संरक्षण। सॉइल कंजर्वेशन को हिंदी में हम लोग मृदा संरक्षण कहते हैं, मृदा संरक्षण। सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज विच इज एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। मिट्टी एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी प्राकृतिक संसाधन है हम लोगों के जीने के लिए, क्योंकि हम लोग जो भी खाते हैं वो इसी ज़मीन पर उगता है, हम लोग इसी ज़मीन पर अपने घर को बनाते हैं, इसी ज़मीन पर अधिकतर हम लोग के क्रियाकलाप सभी हो रहे हैं। Thus it needs to be conserved, और इसलिए हम लोगों को मिट्टी को संरक्षित करना चाहिए, मतलब मिट्टी को के बचाव के लिए काम करना चाहिए। द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल एंड इट्स प्रिवेंशन अगेंस्ट इरोजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। मिट्टी की सुरक्षा, प्रोटेक्शन मीन्स सुरक्षा या बचाव, और इसके कटाव से इसकी सुरक्षा, प्रिवेंटेशन कटाव से इसकी सुरक्षा मतलब रोकथाम के लिए जो क्रियाकलाप जो काम किए जा रहे हैं इंसानों के द्वारा, उसको हम लोग सॉइल कंजर्वेशन, मृदा संरक्षण के अंतर्गत रखते हैं। देयर आर वेरियस वेज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल एंड इट्स प्रिवेंशन अगेंस्ट सॉइल इरोजन। कई तरीके हैं जिनसे हम लोग मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं और इसके कटाव से होने से इसको बचा सकते हैं। सम ऑफ देम आर गिवन बिलो, जिसमें से कुछ नीचे दिए गए हैं। पहला पॉइंट आपका है मोर ट्रीज शुड बी ग्रोन एट द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स। पहाड़ों के ढलानों पर अधिक से अधिक संख्या में पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, क्योंकि पहाड़ों की ढलानें कुछ इस प्रकार की होती हैं। अगर आप ढलानों पर पेड़ पौधों को लगाएंगे तो पहाड़ों के कणों को पेड़ पौधों की जड़ें मजबूती के साथ पकड़ के रखेंगे, और फिर जब वर्षा होगी तो पेड़ पौधों की जड़ें संभाल के रखेंगे और ये पहाड़ टूट कर गिरेंगे नहीं, और इसलिए वजह से मृदा अपरदन नहीं होगा। दूसरा आपका पॉइंट है टेरेस फार्मिंग शुड बी डन इन द हिली एरिया। पहाड़ी क्षेत्रों में आपने देखा होगा, पहाड़ी क्षेत्रों में कई बार खेती होती है। आपके घर जब सीढ़ी बनता है तो कुछ इस प्रकार की सीढ़ी बनती है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में भी अगर पहाड़ ऐसे रहते हैं कुछ झुके हुए, तो आपने कई बार देखा होगा नॉर्थ ईस्ट रीजन में इंडिया के, वहाँ पर कुछ ऐसे खेती होती है कि एक लेयर बना लेते हैं, यहाँ पर खेती करते हैं, फिर सीधे छोड़ आ जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर काट कर पहाड़ को फिर ऐसे जगह बनाते हैं, वहाँ पर पेड़ पौधे लगाते हैं, फिर थोड़े ऊपर जाकर सीढ़ी नुमा जगह बनाकर फिर वहाँ पर पौधे लगाते हैं। तो इसको हम लोग टेरेस फार्मिंग कहते हैं, मतलब ढालों पर खेती करने के तरीके को हम लोग टेरेस फार्मिंग कहते हैं। इससे क्या होता है, पेड़ पौधों की जड़ें पहाड़ों के अंदर जाकर उनके कणों को मजबूती से पकड़ लेती हैं, और जब बरसात होती है तो
पहाड़ के कण आपस में मजबूती के साथ जुड़े रहते हैं और टूट कर गिरते नहीं। इस वजह से सॉइल इरोजन को रोकने में मदद मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टेरेस फार्मिंग है, एक के बाद एक काट दिया गया है सीढ़ी के जैसा, वैसा ही। In this method of farming, the slope is cut into steps or terraces so that the soil eroded from one step gets deposited on the next. मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये सीढ़ी नुमा इस प्रकार का होता है कुछ। यहाँ पर आपको वैसा ही दिख रहा है कि एक के बाद एक लेयर है। तो पहले लेयर से जब बरसात होती है, अगर मिट्टी के थोड़े मोड़े कण ढीले होकर गिरते हैं तो वो दूसरे लेयर पर आकर जमा हो जाते हैं, दूसरे से तीसरे पे। इस तरीके से बहुत मतलब मिट्टी के कण जमा ही रहते हैं उसी पहाड़ पर और मिट्टी का कटाव बहुत कम हो जाता है। प्लांटिंग ट्रीज यहाँ पर दिया हुआ है, टेरेस फार्मिंग हो गया। प्लांटिंग ट्रीज इज द चीपेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। पेड़ पौधों को लगाना सबसे चीपेस्ट मतलब सबसे सस्ता और सबसे अच्छा तरीका है। मोस्ट इफेक्टिव मीन्स सबसे प्रभावकारी तरीका है मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए, क्योंकि अधिकतर अगर आप पेड़ पौधे लगाएंगे तो उनकी जड़ें मिट्टी के कणों को पकड़ के रखेंगे, जिससे कि बरसात के दिनों में भी मिट्टी के कण ढीले होकर यहाँ से वहाँ नहीं जाएंगे पानी के साथ मिलकर। तो इस वजह से हम लोग मिट्टी के संरक्षण को प्रभाव में ला सकते हैं, मतलब प्लांटिंग ट्रीज हेल्प कर सकता है हम लोगों को सॉइल इरोजन को रोकने में। नेक्स्ट आपका लास्ट पॉइंट है आपकी बुक में, बिल्डिंग डैम्स अलॉन्ग द रिवर बैंक्स कंट्रोल द स्पीड एंड अमाउंट ऑफ फ्लोइंग वाटर। अगर डैम बना देते हैं, डैम मीन्स कुछ इस प्रकार का रहता है कि नीचे का दीवार बहुत मोटा होता है डैम का, ऊपर का दीवार पतला होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप गहराई में जाते हैं तो पानी का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ने लगता है। अगर ज़्यादा मजबूत नहीं रहेगा आधार, बेस मजबूत नहीं रहेगा तो पानी के प्रेशर की वजह से ये दीवार टूट सकती है और बाढ़ आ सकती है आसपास के गांव में। तो डैम की दीवार बहुत मोटी रहती है नीचे, ऊपर पतली होती जाती है। तो डैम बनाकर भी हम लोग ढेर सारे पानी को रोक सकते हैं, जिससे कि हम लोग पानी की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। और कंट्रोल स्पीड में हम लोग पानी को दूसरे साइड से छोड़ सकते हैं, जो कि हम लोग पानी को यूज़ कर सकते हैं खेती में, कृषि में, पीने के लिए और बिजली बनाने के लिए, जिसको कि हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या हाइड्रो एनर्जी भी कहते हैं। तो डैम बनाकर भी हम लोग सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं, क्योंकि हम लोग पानी के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं तो सॉइल इरोजन नहीं होगा। अगर पानी अपने स्पीड से अधिक मात्रा में बहेगा, अधिक तेज गति से बहेगा तो उससे सॉइल इरोजन होगा, लेकिन जब आप स्पीड को कंट्रोल करके रखेंगे तो सॉइल इरोजन नहीं हो सकता। फैन एक्टिविटी मतलब क्रियाकलाप है, मजेदार क्रियाकलाप। यहाँ पर बताया गया है कि आपको 2 गमले लेने हैं, एक गमले में आपको पेड़ पौधे लगा देना है कोई भी, एक गमले को केवल मिट्टी के साथ भर के रख देना है। उसके बाद आपको टेबल फैन चला देना है। आप देखेंगे कि जिसमें पेड़ है उसने अपने जड़ों से मिट्टी के कणों को पकड़ कर रखा है, उसमें से थोड़े ही कण उड़कर बाहर जाएंगे, लेकिन जिसमें आपने पेड़ पौधे को नहीं लगाया उसमें से मिट्टी के कण अधिक मात्रा में बाहर जा रहे हैं वायु के प्रभाव से। तो इससे पता चलता है कि पेड़ पौधे की जड़ें मिट्टी के कणों को पकड़ कर रखती हैं और सॉइल इरोजन से मिट्टी को बचाती हैं। यहाँ पर पॉट ए पॉट बी बोल दिया गया है, आप पॉट ए इसको मान लीजिए, पॉट बी इसको मान लीजिए। पॉट मीन्स बर्तन या गमला, नगेट मीन्स जानकारी, इंटरेस्टिंग फैक्ट है। फैक्ट को हिंदी में हम लोग तथ्य कहते हैं या जानकारी। अर्थ डे सेलिब्रेटेड ऑन 22 अप्रैल वर्ल्ड वाइड एवरी ईयर टू डेमोन्स्ट्रेट सपोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अर्थ डे मीन्स पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए कि वे एनवायरनमेंट पर्यावरण और प्रकृति की सुरक्षा करें, उसका संरक्षण करें, मतलब पॉल्यूशन ना फैलाएं और एनवायरनमेंट को हेल्दी रखें। टेस्ट टाइम में यहाँ से आपसे पूछा है, सम ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इनकरेज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को ऐसे से दिखाया गया है, मतलब कुछ कार्य इंसानों के द्वारा या प्रकृति के द्वारा कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कि सॉइल इरोजन को बढ़ावा देते हैं, इनकरेजेड मीन बढ़ावा, और कुछ काम ऐसे हैं इनकरेजेड सॉइल कंजर्वेशन।
कुछ काम ऐसे किए जा रहे हैं इंसानों के द्वारा जो कि दिखाते हैं कि सेल कंजर्वेशन मतलब मृदा संरक्षण के लिए काम किया जा रहा है। कलर द बॉक्स ब्राउन फॉर SC एंड ग्रीन फॉर SC। अगर सेल इरोजन के लिए कोई काम है तो उसको आपको ब्राउन कलर से टिक कर देना है, मतलब पूरे बॉक्स को कलर कर देना है ब्राउन कलर से। अगर कोई काम आपको नीचे बताया जो जा रहा है वो अगर सेल कंजर्वेशन के लिए है तो आपको SC से मतलब ग्रीन कलर से कर देना है उसको। पहला पॉइंट है प्लांटिंग मोर ट्रीज। अगर हम लोग अधिक मात्रा में पेड़ पौधों को लगाएंगे तो ये सेल कंजर्वेशन को दिखाता है, क्योंकि पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी के कणों को पकड़ कर रखेंगी। तो यहाँ पर आप इसको ग्रीन कलर से कर देंगे। दूसरा पॉइंट है ओवरग्रेजिंग बाय कैटल। मैंने आपको बताया अधिक मात्रा में खा लेंगे घास फूस को तो वहाँ पे उनकी जड़ें समाप्त हो जाएंगे, तो ये सेल कंजर्वेशन नहीं सेल इरोजन को बढ़ावा देता है, इसलिए आप इसको ब्राउन से करेंगे। तीसरा आपका डिफॉरेस्टेशन है। डिफॉरेस्टेशन में जंगलों को काट दिया जाता है, तो ये भी ब्राउन कलर से आप करेंगे। बिल्डिंग एम्बैंकमेंट्स में नदियों के किनारे बांध जो बना दिए जाते हैं उनको हम लोग बिल्डिंग एम्बैंकमेंट्स कहते हैं। तो बांध बना देने से हम लोग सेल कंजर्वेशन कर सकते हैं, पानी के फ्लो की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए आप इसको ग्रीन से करेंगे। फेंसिंग फील्ड्स में अगर कोई मैदान है आप उसके चारों तरफ चार दीवारी बना देते हैं, तो जब बरसात होती है तो मिट्टी के कण वहीं रह जाते हैं। या आप चारों तरफ तार लगा देते हैं, तो जो मवेशी रहते हैं जानवर वे अंदर जाकर घास फूस को नहीं खा पाते हैं। इस वजह से घास फूस के जड़ें मिट्टी के कणों को पकड़ कर रखती हैं और बरसात के समय मिट्टी के कण ढीले होकर पानी के साथ बहकर आगे नहीं जाते हैं। तो फेंसिंग फील्ड भी हम लोग सेल कंजर्वेशन में मानेंगे, इसलिए आप इसको भी ग्रीन करेंगे। प्लांटिंग ग्रास इन ओपन एरिया। अगर खुले मैदानों में आप घास फूस को लगाएंगे तो इससे वहाँ पे जड़ें कणों को पकड़ के रखेंगे, मिट्टी के कणों को मजबूती के साथ पकड़ कर रखेंगे, तो ये आपका सेल कंजर्वेशन है। मतलब आप इसको ग्रीन कर लेंगे। प्लस बाढ़ जब आती है तो मिट्टी के कणों को अपने साथ बहा कर लेके चली जाती है। बाढ़ तभी आती है जब पानी का स्पीड अपनी मात्रा से बहुत अधिक हो जाता है। तो यहाँ पर आप भूरे रंग को करेंगे, ब्राउन कलर को करेंगे, क्योंकि ये सेल इरोजन को प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है। टेरेस फार्मिंग मैंने आपको बताया, टेरेस फार्मिंग में पहाड़ों पे किया जाता है, पहाड़ों की ढालों पर जो खेती की जाती है उसको टेरेस फार्मिंग कहते हैं। तो ये सेल कंजर्वेशन को बढ़ावा देता है, इसलिए आप इसको ग्रीन से कर लेंगे। स्टॉर्म्स, आंधियाँ जब आती हैं तो मिट्टी के कण, जैसे रेगिस्तान में मैंने आपको बताया कि आंधियाँ आती हैं तो बालू के कण को एक जगह से दूसरे जगह उड़ाकर लेके चली जाती हैं। तो ये सभी स्टॉर्म्स आपके सेल कंजर्वेशन में नहीं सेल इरोजन में आएंगे, तो आप इसको ब्राउन से करेंगे। लास्ट आपका पॉइंट है ग्रोइंग ट्रीज अलोंग फील्ड बाउंड्री। अगर कोई बाउंड्री है, आप किनारे किनारे पे पौधों को लगा दे रहे हैं, पेड़ों को लगा दे रहे हैं, तो पेड़ों की जड़ें मिट्टी के कणों को किनारे किनारे पकड़ के रखती रहेंगी, और जब बरसात होगी तो मिट्टी के कण यहाँ पर अगर यहाँ से जा रहे हैं तो यहाँ पर जाके वो थम जाएंगे या चिपक जाएंगे आपस में, तो इससे सेल इरोजन कंट्रोल होता है। तो सेल इरोजन को रोकने में मदद मिलती है। तो आप इसको भी ग्रीन कर लेंगे। माइंड मैप में मैंने आपको चैप्टर में जो बताया वही है। सेल मतलब मुख्यतः सेल कितने टाइप की होती है, कितने प्रकार की होती है। सैंडी, लोमी, क्ले मैंने आपको बता दिया। सेल प्रोफाइल 4 टाइप के होते हैं, OABC। सेल इरोजन मुख्यतः 2 प्रकार से होता है, नेचुरल एजेंट्स और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा। नेचुरल एजेंट्स में वाटर, विंड है, और भी हो सकते हैं, जैसे सन एनर्जी हो सकती है, उसके बाद फ्लड हो सकता है आपका। यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ में डिफॉरेस्टेशन है, ओवरग्रेजिंग है, और भी आप कह सकते हैं जैसे आप ह्यूमन एक्टिविटीज़ में जैसे अगर कोई गार्डन है, गार्डन को काट दिया जा रहा है, तो ये सभी ह्यूमन एक्टिविटीज़ में आती हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके एक्सरसाइज को देखने की कोशिश करेंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सपोर्ट मी। थैंक यू वेरी मच।